आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो कार इजारा पे है कि एक कमेंट में आया हुआ था एक बंदे का कि जी कार इजारा पे एक वीडियो बना लें, तो ख़ास तौर पे उसके लिए और बाकी के लिए जनरल एक वीडियो आ रही है। इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कोई भी बंदा जो कार लेना चाहता है मीज़ान बैंक पे फाइनेंस पे, ओल्ड या न्यू, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कोई बंदा जो न्यू कार लेना चाह रहा है हमर से, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा कि कोई भी इंडिविजुअल सुजुकी से लेके टोयोटा तक, टस्कॉन, हुंडई, किया पिकांटो, व्हाट्सएवर जो भी गाड़ी लेना चाह रहा है या कोई जैपनीज़ लेना चाह रहा है जो इंपोर्ट हुई हैं वो हमसे अवेल कर सकता है। दूसरा ये कि जो पुरानी गाड़ियां हैं वो भी कोई व्हाट्सएवर गाड़ी आप लेना चाह रहे हैं, टोयोटा की लेना चाह रहे हैं, होंडा की लेना चाह रहे हैं, सुजुकी की लेना चाह रहे हैं, कोई किया की लेना चाह रहे हैं, कोई जापानीज़ लेना चाह रहे हैं, तो आप अवेल कर सकते हैं उसको। अब आता है कि आप बैंक को कितना अर्सा पुरानी गाड़ी आपको फाइनेंस करता है। जो आइडियल कंडीशन है, बैंक आपको 3 साल पुरानी गाड़ी फाइनेंस कर देता है। हाँ, अगर एक बंदा जो उसमें ख़ुद इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा देता है, सपोज़ वो 50% या मोर देन 50% ख़ुद दे रहा होता है, तो बैंक उसको 5 साल पुरानी गाड़ी भी दे देता है, सब्जेक्ट टू गाड़ी की मालियत कितनी है और गाड़ी की कंडीशन क्या है, गाड़ी कौन सी है। सपोज़ एक मेहरान है, वो 5 साल पुरानी तो अखीर हुई पड़ी होती है उसकी, और दूसरा जो बड़ी गाड़ी होती है वो थोड़ी बची होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है कि जो कोई जैपनीज़ गाड़ी परचेज़ करना चाहता है या हमसे लेना चाह रहा है, तो उसकी क्या कंडीशन होगी। तो कोई जापानी है या बाहर से कोई भी इम्पोर्टेड गाड़ी है, तो उसकी इंपोर्ट डेट देखी जाएगी। अगर उसकी इंपोर्ट डेट 5 साल पुरानी है तो वो ले सकता है हमसे, ठीक है। अब उसका मॉडल जो है वो तो ज़ाहिर है पुराना होगा, कोई उसका 2008 साल पुरानी होगी, 5 साल पुरानी होगी, 7 साल पुरानी होगी, बट जो उसकी डेट ऑफ इंपोर्ट है वो 5 साल पुरानी हो तो बैंक उसको फाइनेंस कर देता है। उसकी डेट ऑफ इंपोर्ट से उसका मॉडल का फ़र्क नहीं बनेगा। बाकी गाड़ियों का मॉडल पे डिपेंड करता है कि कितना कौन सी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है, और जो जैपनीज़ है उसमें डिफरेंस ये है कि ये ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर पे मॉडल पे नहीं जाएगा, बट ये डेट ऑफ इंपोर्ट पे आएगा कि वो ले सकता है। अब उसमें चलते हैं जी प्रोसीजर के बारे में कि कौन बंदा क्या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो मीज़ान बैंक से आके गाड़ी परचेज़ कर सकता है या फाइनेंस करवा सकता है। तो जो पहला उसका करेक्टरिस्टिक्स है, हम उसको डिवाइड करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सेक्टर में। सपोज़ एक होता है जी बिजनेसमैन, एक सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे कोई डॉक्टर हो गया या कोई आपका वकील हो गया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, तो ये हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है। और अगली कैटेगरी है सैलरीड की, कोई भी बंदा जो सैलरीड है वो गाड़ी हमसे ले सकता है। हम सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी देखें तो उसके पास कोई भी किसी भी बैंक में जो शेड्यूल बैंक है पाकिस्तान के, उसमें उसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए तकरीबन 1 साल की, और उसमें उसके क्रेडिट देखे जाएंगे कि कितने क्रेडिट उसमें आ रहे हैं, और उसके सेटअप का जो उसकी अपनी वर्थ है वो हमें बता देगा, उस वर्थ वहाँ से पता चल जाएगी। और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी क्राइटेरिया यही है कि उसके पास 40,000 रुपये आमदन होनी चाहिए उसकी पर मंथ, तो वो ले सकता है। अच्छा, इसमें एक और भी हो जाता है कि कोई रेंटल इनकम वाला बंदा है जो जिसकी कोई रेंट की आमदन आ रही है, तो वो क्या कौन सी गाड़ी ले सकता है या नहीं ले सकता। सॉरी, सेल्फ एम्प्लॉयड के 40,000 नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 70,000 है, मैं उसमें करेक्शन करता जाऊँ। और दूसरा जो है जो रेंट की किसी इनकम है, सपोज़ कि दुकानों का रेंट आ रहा है, घर का रेंट आ रहा है, तो उसका भी वो स्टाम्प पेपर प्रोवाइड करके हमसे वो ले सकता है गाड़ी, किस्तों पर गाड़ी हमसे ले सकता है। और उसकी जो रेंट की वैल्यू होनी चाहिए वो 70,000 जैसे प्लस होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आती है सैलरीड के लिए, उसमें है कि 40,000 उसकी जो आमदन होनी चाहिए। सैलरी जो है उसकी 40,000 या 40,000 से ज़्यादा उसकी सैलरी है, तो वो हमसे गाड़ी फाइनेंस करवा सकता है। अब उसमें डिवाइड ये हो जाता है कि एक बंदे की तनख्वाह ही 40,000 है, तो वो टोयोटा करोला कैसे लेगा। तो टोयोटा करोला ज़ाहिर है वो नहीं ले सकेगा। टोयोटा करोला लेने के लिए उसको पास ये होना चाहिए कि जो उसकी किस्त है वो उसका तनख्वाह का 1/3 होना चाहिए। सपोज़ एक बंदे की 45,000 रुपये तनख्वाह है, तो वो 15,000 तक की किस्त वाली गाड़ी ले सकता है। अब वो 15,000 तक की किस्त का कैसे डिटरमिन करेंगे। 15,000 तक की किस्त का डिटरमिन इस तरह होगा कि एक सपोज़ गाड़ी है जी 20 लाख रुपए की। अब वो 20 लाख रुपए में आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना दे रहा है, 5 लाख दे रहा है, 6 लाख दे रहा है, 4 लाख दे रहा है, 10 लाख दे रहा है। अगर वो दे रहा है 10 लाख रुपए और उसको वो 5 साल तक ले जाता है, सपोज़ मैं इस फार्मूले में डाल देता हूँ, तो उसमें मुझे पता चल जाएगा कि एक बंदा जो
20 लाख की गाड़ी ले रहा है हमसे और ये 50% पहले दे रहा है, 10 लाख पहले दे रहा है, तो उसकी किस्त कितनी बननी चाहिए? तो ये 7 साल में भी 24,000 किस्त बन रही है। तो इट मीन के 45,000 वाली सैलरी वाला बंदा ये गाड़ी नहीं ले सकता। उसके लिए बेटर ये है कि वो इससे कुछ छोटी गाड़ी परचेज़ कर ले, जो आपको 12-13 लाख रुपए की गाड़ी अगर परचेज़ करता है उसमें 50% खुद दे देता है, तो उसकी किस्त 7 साल में या 15,000 जहाँ बनेगी, 6 सालों में 16,000 बनेगी, तो उसके लिए मैनेजेबल है जो 45,000 की मिले। अगर इस तरह जो बिजनेसमैन है या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो बंदा भी अब हमसे गाड़ी परचेज़ करना चाह रहा है, तो वो उसका 1/3 होना चाहिए। जैसे डॉक्टर है, उसकी सैलरी है जी 1,10,000, तो ज़ाहिर है 1,10,000 का 1/3 करेंगे तो वो कितना बन जाना है आपको, तकरीबन 35-40,000 उसके 1/3 बन जाएगा। 35-40,000 वाली किस गाड़ी कोई भी आराम से गाड़ी, वो 20 लाख वाली गाड़ी या 25 लाख वाली गाड़ी परचेज़ कर सकता है, इजीली कर सकता है, और उसकी किस्त भी उसमें मैनेज हो जाएगी। ये जैसे मैंने कैलकुलेट किया, तो इस कैलकुलेशन के मुताबिक मुझे जो अगर 35,000 की किस्त बनाना चाहें हम, तो तकरीबन वो 30% एडवांस दे दे, हमें 6 लाख रुपए पहले दे दे, और 5 सालों में या 6 सालों में वो गाड़ी क्लियर कर सकता है, अगर 1,10,000 उसकी सैलरी है। इसी तरह अगर एक हम चलते हैं जी, उससे ये क्राइटेरिया की बात हो गई। क्राइटेरिया के बाद हम जाके चलते हैं कि एक बंदा जो क्राइटेरिया हमारा फुलफ़िल कर रहा है उसको करना क्या होगा। अगर हम पहले डिस्कस करते हैं कि ये गाड़ी फ्रेश है, न्यू गाड़ी है और न्यू गाड़ी को परचेज़ करना चाह रहा है, तो न्यू गाड़ी के लिए क्या करेगा वो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आके हमारे पास डिस्कस कर रहे थे हम जो फ्रेश गाड़ी अगर कोई परचेज़ करना चाहता है उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसको करना क्या पड़ेगा। उसको अपने कुछ डॉक्यूमेंट, जो सपोज़ एक बिजनेसमैन है वो अपनी गाड़ी परचेज़ करना चाह रहा है, तो वो 1 साल की स्टेटमेंट लेगा, अकाउंट मेंटेन सर्टिफिकेट लेगा जिधर उसका अकाउंट खुल चल रहा है, और साथ में अपना लेटर पैड ले आएगा और एनटीएन ले आएगा। तो बैंक में आके गाड़ी का एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म फिल करके प्रोवाइड कर देगा, अपना जो भी उसका ऑफिसर बैठा होगा उसको दे देगा, वो उसका फॉर्म फॉरवर्ड कर देगा आगे, तो ये चला जाएगा हमारा कैड अप्रूवल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। तो वो ये बिजनेसमैन अपने डॉक्यूमेंट लेके हमारे पास पहुंचेगा, अपने ऑफिसर को दे देगा, वो ऑफिसर उठाएगा सारे डॉक्यूमेंट और लेके चला जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट जो है वो भेज देगा अपना, उसको जो हमारा बैक ऑफिस है उसको रिव्यू करेगा। रिव्यू करने को डिस्क्रिपेंसीज हैं तो वो उसको रिजॉल्व करके वो हमारे कैड डिपार्टमेंट को दे देगा। कैड डिपार्टमेंट उसमें कुछ अपनी प्रोसेसिंग करेगा, उसका रिस्क एनालिसिस करेगा, ECI भी चेक करेगा, नादरा चेक करेगा, और उसके नादरा चेक करने के बाद वो जो उसका केस है वो फॉरवर्ड कर देगा हमारा क्रेडिट अप्रूवल डिपार्टमेंट को। क्रेडिट अप्रूवल उसके बाद हमें अप्रूवल दे देगा अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी ना हुई तो। जैसे ही अप्रूवल आएगी वो बंदा क्या करेगा, उसमें जो सिक्योरिटी डिपॉजिट उसने पहले 15%, 20%, 25%, 30%, मिनिमम वैसे 20% होता है, तो वो जमा करवाएगा। जमा करवाने के बाद उसका पे ऑर्डर रिमेनिंग अमाउंट का बन के कंपनी के पास चला जाएगा। अब उसमें 2 केस होते हैं कि एक बंदा अगर ओन पे गाड़ी परचेज़ कर रहा है, एक बंदा जो है वो बुकिंग पे जा रहा है। अगर गाड़ी बुकिंग की है तो वो बुकिंग पे चला जाएगा केस, उसका बुकिंग जो कंपनी प्रोवाइड करेगी तब आ जाएगी। अगर गाड़ी ओन की है तो पे ऑर्डर उस शोरूम पे चला जाएगा जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, बंदा जाएगा वहाँ पे, हम डिलीवरी ऑर्डर उसको देंगे, डिलीवरी ऑर्डर लेके वहाँ से गाड़ी पिक कर लेगा, अपना ओन वो खुद पे करेगा। इसमें जो बंदे को देने के काम है वो एक ओन खुद पे करेगा, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस भी वो पे करेगा। बैंक जो है वो टैक्स उसकी भी यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स जो गवर्नमेंट का होता है विद होल्डिंग टैक्स वो बैंक प्रोवाइड कर देगा। अब हम जाते हैं जी दूसरे केस पे जो है हमारे पास यूज़ गाड़ी का। तो यूज़ गाड़ी में ये करना है कि आपने केस एज़ इट इज़ प्रोवाइड करना है। जैसे जाएगा हमारे क्रेडिट डिपार्टमेंट में, क्रेडिट डिपार्टमेंट वाले इनको कहेंगे, जो क्रेडिट अप्रूवल डिपार्टमेंट है, अप्रूवल आ जाएगी तो वो क्या करेंगे कि इनको कहेंगे जी गाड़ी परचेज़ करो। गाड़ी आपने जो सर्च की हुई है वो करेंगे, आप मार्केट में से कोई भी गाड़ी सर्च करेंगे जो आपको चाहिए होगी उस लिमिट की जो आपने अप्लाई की होगी, तो वो जो गाड़ी आप उसमें देख लेंगे जी ये हमारी गाड़ी है, हम इतने लेना चाह रहे हैं। तो बैंक क्या करेगा कि वैल्यूएटर नॉमिनेट करेगा, वो वैल्यूएटर जाके उस गाड़ी को रिव्यू करेगा, सॉरी के ये गाड़ी वाकई इतनी अमाउंट की है जितनी की हमें ये प्रपोज़ल आ रहा है। अगर वो गाड़ी उतने की होगी तो वो हमें एक वैल्यूएशन शीट बना के दे देगा और साथ में बैंक उसकी इंश्योरेंस करवा देगा, और जितनी भी उसकी पेमेंट होगी वो पे ऑर्डर के थ्रू उस बंदे को रिसीव हो जाएगी। और वो गाड़ी जो है आप अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाएंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ पे ऑर्डर उस बंदे को रिसीव हो जाएगा, वो पे ऑर्डर के साथ ही हमें गाड़ी प्रोवाइड कर देगा।
बैंक क्या करेगा, अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, HPA बनेगा कि हायर परचेज़ का एक लेटर बन जाएगा जिसमें बैंक के नाम पे वो ट्रांसफ़र हो जाएगी गाड़ी, और जो आपका पोर्शन होगा आप मतलब 2 बंदों के नाम हो जाएगी, आपके नाम पर, उसके ना हायर परचेज़ बोलते हैं इसको। तो ये ट्रांसफ़र जैसे ही हो जाएगी आप दोनों के नाम पे, तो फिर क्या करेगा, उसकी इंश्योरेंस हो जाएगी, गाड़ी आपको मिल जाएगी। गाड़ी आप 1 महीना यूज़ करने के बाद आप पहली किस्त आगे जमा करवाएंगे। इसमें भी ये होगा कि रजिस्ट्रेशन के चार्जेस भी आप नहीं होंगे, विद होल्डिंग टैक्स इस पे होगा नहीं, और जो इंश्योरेंस ट्रैकर है वो बैंक की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बैंक आपको उस शेड्यूल के अंदर ही एडजस्ट करवा देगा। ये हमारा उसका प्रोसीजर है कि ये जब ये हम गाड़ी उसको अवेल करवा दी। अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं गाड़ी टाइम से पहले ही ख़त्म करवाना चाहता हूँ जी, मैं इसको गाड़ी को रखना ही नहीं चाहता, 1 साल यूज़ किया, 3 साल का प्लान था, तो वो बंदा क्या करेगा, वो मीज़ान बैंक में पहुँचेगा, वो आके रिक्वेस्ट करेगा कि मेरी गाड़ी जो है ख़त्म कर दें, मैं आपके सारे पैसे देना चाहता हूँ। तो बैंक क्या करेगा, एक शेड्यूल प्रोवाइड करेगा, उस शेड्यूल के मुताबिक उसमें डेली असाइनमेंट लिखी होंगी कि ये जी डेली अमाउंट्स लिखे होंगे कि आज के लिए करना चाहता है, कल परसों 3-4 दिन के आपको वो दे देंगे। जिस दिन वो बंदा पैसे जमा करवा देगा उसमें अकाउंट में, तो उसी दिन वो बैंक उससे डिसकंटिन्यू कर देगा उसके रेंट अमाउंट चार्ज करने से, और कुछ ही दिनों में आपको NOC रिसीव हो जाएगा बैंक की तरफ से, और आपकी जो सेटलमेंट है वो अपने अकाउंट में जैसे जमा बैंक से काट लेगा और आपको NOC प्रोवाइड हो जाएगा। अगर इन केस आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाता है, तो बैंक क्या करेगा, वो उसको आपकी जो किस्तें हैं जो आपकी इंटीमेशन पे ही वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगी। जैसे ही वो आपकी किस्तें डिसकंटिन्यू होगी, बैंक आपको रिपोर्ट कर देंगे आप थाने में कि ये मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। तो जब तक गाड़ी मिल नहीं जाती है, बैंक आपको उन दिनों का वो आपको रेंट चार्ज नहीं होगा। अगर आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है और शोरूम पे खड़ी हो जाती है, सपोज 1 महीना 2 महीना, तो जब तक वो बनती रहेगी बैंक आपको उसका भी रेंट चार्ज नहीं करेगा। और जब ये गाड़ी वर्किंग में आएगी, तो अगर ये ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, तो बैंक तो आप इंटीमेट करेंगे कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। तो बैंक क्या करेगा कि आप जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको इंटीमेट करेगा। इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी को जो है शोरूम पे जहाँ पे वर्कशॉप है वहाँ पे ले जाएगी। वो वर्कशॉप वाले उसको मैनेज करेंगे, सेट करेंगे। 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, जितने दिन लगेंगे वो आपकी गाड़ी सेट होगी। जैसे ही सेट होगी तो आप उसको अपने एंड पे जो सेट करवा के आपको गाड़ी प्रोवाइड कर देगा। उसमें अगर सपोज़ आपकी गाड़ी को 5 साल पुरानी है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो आपकी मेरी तकाफुल कंपनी है, उस तकाफुल कंपनी के अप्लाइड रेट के मुताबिक आपको पेमेंट करनी पड़ती है, 5%, 10% जो भी है। बाकी तकरीबन ओवरऑल जो कॉस्ट है वो बैंक ही में। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगर कोई इसमें मज़ीद कोई आपकी सजेशन हो, आराम हो, या कोई इसमें कोई क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। जज़ाकल्लाह।